Hello guys, what's up? Myself Human Kumar from Unique Study and welcome back to another video that is the Humanoid and the Colorful World. ये चैप्टर हम लोग बेसिकली टॉपर सीरीज में कवर करने वाले हैं एंड आई होप कि ये चैप्टर एक लेक्चर में ही ख़त्म हो जाने वाला है क्योंकि ये चैप्टर ही बहुत ही इजी चैप्टर है एंड इसमें ज़्यादा टर्म नहीं है। और इस साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारे ह्यूमनाइज का टॉपिक था वो पूरी तरीके से कट कर दिया गया है, यानी कि उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे और हम लोग को पढ़ना क्या है, बस कलरफुल वर्ल्ड। ठीक, कंफर्म। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे क्योंकि हर टॉपिक को कवर करेंगे इसी वीडियो में। तो हम लोग का टॉपिक क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या कवर किया था, कौन सा लेक्चर देखा था कि लाइट रिफ्रैक्शन फिनोमिनन को हम लोग कवर किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जल्दी जाकर देख लीजिए क्योंकि उस वीडियो के कॉन्सेप्ट ही इस वीडियो में काम आने वाले हैं। तो बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे क्या प्रिज्म होता क्या है। इट हैज़ टू ट्रायंगुलर बेस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस। ठीक है, तो इसमें एक आप जैसा कि देखे ही होंगे कि इसमें रेक्टेंगल सरफेस होता है और 2 ट्रायंगल होता है, यानी कुछ पेंसिल बॉक्स के टाइप का, जैसे कि आप बहुत सारे देखे होंगे पिरामिड टाइप का, वैसे ही कुछ इसमें शेप रहता है। तो बहुत सारे बच्चे ने देखा भी होगा एंड बहुत सारे लोग भी नहीं देखे होंगे एंड मैं अभी इसको बनाने की कोशिश करूँगा। तो इसके पहले देख लीजिए, these surfaces are inclined to each other and angle of between 2 lateral surfaces is called angle of प्रिज्म। किसको कहते हैं? जब हम जैसे कि ये हमको मिल गया एंगल ऑफ प्रिज्म, ये एक प्रिज्म है। ठीक, मैं बता देता हूँ कैसे प्रिज्म रहता है बेसिकली। तो आप देख लीजिए, एक ट्रायंगुलर ये हो गया आपका, फिर रेक्टेंगुलर ये हो गया। तो बेसिकली ऐसा आपका प्रिज्म होता है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ने देखा होगा और बहुत सारे ने नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस इसमें बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। तो ऐसा आपका प्रिज्म होता है। तो हमको ये वाला पार्ट यहाँ दिख रहा है कि ये ट्रायंगुलर बेस है। हाँ ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या स्टडी कर सकते हैं देख लीजिए। तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, जैसे कि इसमें बोला गया कि जब 2 सरफेसेस मिलते हैं, ये एक सरफेसेस हो गया और ये एक सरफेस हो गया, तो 2 सरफेस जहाँ पे इंक्लिंड मिलते हैं, क्रॉस करते हैं, वहाँ पे हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म बनता है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन रे होती है? जो कि डायरेक्ट सनलाइट से आती है या कोई भी लाइट जो फॉल होती है किसी सरफेस पे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ बन जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये डायरेक्ट यहाँ से रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से ये ऐसे मतलब पैरेलल जाती है किसके? बीसी लाइन के पैरेलली डायरेक्ट चली जाएगी। जबकि उसको जाना कैसे चाहिए था? उसको जाना चाहिए था ऐसे, ऐसे जाना चाहिए था, पर वो इस डायरेक्शन में मुड़ जाती है, यानी कि बीसी के पैरेलल हो जाती है। तो अब वो कहाँ जाएगी? अब जब वो निकलेगी इमरजेंट रे इसमें होता कहाँ है कि जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ इमरजेंट है। ठीक, ये एंगल ऑफ इमरजेंट है। अब ये एंगल ऑफ डेविएशन कहाँ होता है? देख लेते हैं एंगल ऑफ डेविएशन होता कहाँ है। तो ये जब लाइन जाती तो ये सीधे तो चली गई होती, ये सीधे लाइन चली गई होती, और ये भी अगर आप इसको पीछे करेंगे तो ये एक यहाँ पे कट मार रही है, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसका एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। अब इसका थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं ताकि आपका डाउट जो है कंफर्म हो जाए। एंगल ऑफ डेविएशन द एंगल बिटवीन 2 इंसिडेंस रे एंड इमरजेंट रे। ठीक है, तो ये बेसिकली होता कहाँ है? जब इंसिडेंस रे और इमरजेंट रे के बीच में जब हो, जहाँ वाइट लाइट ग्लास प्रिज्म मतलब डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाई ग्लास प्रिज्म, जब यहाँ पे सब कलर वो डिस्पर्ज होते हैं, मतलब कि सब अलग अलग कलर में चेंज होते हैं, वहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन बोला जाता है।
अब देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आपको एक प्रिज्म दिख रहा है, यहाँ से एक लाइट जा रही है, लाइट डायरेक्ट इंटर करती बट वो कहाँ से, यहीं से मुड़ जा रही है, और एंगल ऑफ ये चीज़ जो है इमरजेंट रे उसको आप पीछे करेंगे तो यहाँ पे आएगी, यानी कि ये लाइन आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक स्प्लिट हो रही है ना, स्प्लिट हो रही है कलर 7 कलर्स में, आपको पता ही है रेनबो फॉर्म होता है। अब इसमें हम देख सकते हैं क्या, जो एंगल ऑफ डिस्पर्जेंट है वो डेविएशन है ऑफ वायलेट कलर फॉर वायलेट, जो वायलेट कलर है वो ज़्यादा मुड़ रहा है रेड कलर से कम। तो हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, रेड की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है, और इसकी जो वायलेट की वेवलेंथ है वो कम है, सबसे कम। अभी हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे कि कैसे वेवलेंथ काम करता है, कितना वो चेंज होता है। इंक्लिनेड रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ग्लास प्रिज्म शोर एग्जिस्टिंग फेनोमेनन। तो ये ग्लास प्रिज्म जो फेनोमेनन है इसको बहुत पहले से ही करा जा रहा है। स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू बैंड ऑफ कलर्स। ठीक है, अब हम लोग ये जानने वाले हैं कि जो प्रिज्म अगर हम लोग लेकर आते हैं, या तो रेनबो जो फॉर्म होता है वो कैसे फॉर्म होता है, और ये जो इस प्रिज्म है उसमें से कैसे 7 कलर स्प्लिट होते हैं यानी कि टूटते हैं। द बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट ऑफ लाइट बीम एज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम हम लोग उसको कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जो बैंड ऑफ लाइट है, जब सभी कलर जो होते हैं वो एक ही में बंधे रहते हैं, उसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे विबग्योर, अब देखे होंगे लाइन से विबग्योर का आपको फार्मूला भी पता होगा क्योंकि आप बचपन से वो पढ़ते आ रहे हैं। विबग्योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। डिस्पर्जन, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन। अब जब ये जो स्पेक्ट्रम होगा वो अलग, एक लाइट जो होगी वो अलग अलग चीज़ में टूटेगी, जब 7 कलर में जब टूटेगी, डिस्पर्ज होगी, उसको हम लोग डिस्पर्जन कहते हैं। अब द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ लाइट बेंड हैड डिफरेंट एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। द रेड लाइट बेंड एट द लीस्ट वाइल द वायलेट मोस्ट। अभी हम लोग ने पढ़ा था कि जो रेड लाइट होती है वो कम डिस्पर्ज हुई थी, जबकि वायलेट जो हुई थी सबसे ज़्यादा बेंड हुई थी, इसलिए क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है, ठीक, रेड की जो है वेवलेंथ ज़्यादा है, और वायलेट की जो, ये रेड की वेवलेंथ हो गई, और यहाँ पे हम वायलेट की वेवलेंथ ले लेते हैं, जो कि सबसे छोटी वेवलेंथ होती है, सबसे छोटी, तो ये ज़्यादा स्प्लिट होती है। इसेक न्यूटन जो है, ही वाज द फर्स्ट हु ऑब्टेन्ड स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट बाय यूजिंग ग्लास प्रिज्म। ये पहले साइंटिस्ट थे जो कि स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट किए थे, मतलब सनलाइट से जो रेज आ रही थी वो ग्लास प्रिज्म के थ्रू वो अलग अलग कलर में स्प्लिट किए थे। ही ट्राइड टू स्प्लिट द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट मोर बाय यूज अनदर सिमिलर प्रिज्म बट ही कुड नॉट गेट एनी मोर कलर्स। तो ये एक एक्सपेरिमेंट किए थे, कोशिश किए थे कि जब हम एक प्रिज्म को रखते हैं यहाँ पे, और उसमें से जब ढेर सारे कलर स्प्लिट होते हैं, हम मान लिए स्प्लिट हो रहे हैं, फिर अगर हम वहाँ पे दूसरी प्रिज्म उसी के जैसा रख देंगे तो वहाँ से सिंगल कलर निकल गया था। तो वही एक्सपेरिमेंट किए थे, इसेक न्यूटन लॉ इसको कहते हैं। और ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट यूजिंग सेकंड प्रिज्म इन ऑन इन्वर्टेड पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द प्रिज्म फर्स्ट प्रिज्म। अब देखिए ये इनवर्ट पोजीशन पे रखना है, जैसे एक प्रिज्म हम लोग कैसे रख दिए, अब मैं बता रहा हूँ, एक प्रिज्म हम लोग ऐसे अगर रख दिए तो दूसरा हमको ऐसे रखना पड़ेगा, इनवर्ट, यानी कि दोनों सिमिलर प्रिज्म है। अब देख लीजिए, आपको यहाँ फिगर भी दिख रहा होगा, उसके पहले ये पॉइंट, allowed all the color of spectrum to pass through
second prism, he found a white light emerge into the one other side of the second prism। ठीक है, तो जैसे देख लीजिए, मैं इसको आपको करा रहा हूँ। ये सोर्स ऑफ लाइट है यानी कि सन हो गया, इसको हम लोग मान लेते हैं, या कोई भी टॉर्च हो गई। यहाँ से कलर आ रही, मतलब वाइट लाइट आ रही है, ठीक, बट यहाँ जाकर वो स्प्लिट हो गई, यानी कि ढेर सारे 7 कलर में वो स्प्लिट हो गई। फिर जब इसको हम लोग इन्वर्ट करके ये वाला प्रिज्म रखते हैं यहाँ पे, फिर वो एक ही कलर में बाहर निकलती है। इसी को इसाक न्यूटन कहते हैं, इसाक न्यूटन लॉ। ये क्या है, अब देख लीजिए। ही कंक्लूड द सन इज मेड अप ऑफ 7 कलर विजिबल कलर विबग्योर। विबग्योर का मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब हम लोग देखेंगे कि रैम्बो किसको कहते हैं। सबसे पहले जिसको भी अभी इस टॉपिक में, जितने भी टॉपिक मैंने अभी कवर किए हैं, जो भी डाउट है जल्दी नीचे कमेंट करिए, या तो फिर से आप उसको देख सकते हैं रिवाइंड कर। अब मैं बढ़ूँगा सीधे रैम्बो पर। रैम्बो है क्या, पहले रैम्बो it is the spectrum of light in nature. It is formed due to the dispersion of light by the teeny water droplet present in atmosphere। तो ये रैम्बो कैसे फॉर्म होता है, जो हमारे मतलब कि, हाँ देख लीजिए, जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में, उसी से ये डिस्पर्ज करता है, ठीक। उसी से ये जो 7 कलर होते हैं, वो एक जो रैम्बो फॉर्म होता है वो वाटर ड्रॉपलेट से ही होता है। क्योंकि अगर आप इस पार्ट को निकाल देंगे तो ये भी एक प्रिज्म की तरह ही काम करता है। जैसे यहाँ आया, फिर यहाँ से आ जाएगा, फिर यहाँ से 7 कलर डिस्पर्ज हो जाएगा, ठीक। अभी मैं इसको आपको दिखाने वाला हूँ, जैसे अभी है आगे को आपको डायग्राम दिया गया आपकी बुक में भी, आप उसमें देख सकते हैं। तो इसमें बोला क्या गया है कि उसी जो टीनी ड्रॉपलेट्स होते हैं उसी के थ्रू जो हमारे प्रिज्म है वो फॉर्म्ड होता है, मतलब जो रैम्बो है वो फॉर्म होता है। वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक अ प्रिज्म। अब कैसे वाटर ड्रॉपलेट जो होते हैं वो एक प्रिज्म की तरह रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं। दैट इट रिफ्रैक्ट द डिस्पर्ज और द इंसिडेंट सनलाइट, then reflect it internally, internal reflection it is and finally reflect it again when it emerged out of the waste droplet, वाटर ड्रॉपलेट। तो इसमें बोला गया है कि जैसे प्रिज्म के अंदर ही इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, वैसे इसमें भी इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और जब फाइनली रिफ्रैक्ट करता है तो ये बाहर इमर्ज होता है और ढेर सारे कलर के साथ, 7 कलर के साथ। अब इसमें द रैम्बो इज ऑलवेज फॉर्म इन अ डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू दैट ऑफ सन। तो ये जो होता है, देखिए रैम्बो जो फॉर्म होता है वो हमेशा सन के डायरेक्शन से अपोजिट फॉर्म होगा, ये आपको नोटिस करने वाली बात होगी। ड्यू डिस्पर्जन इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिफरेंट कलर रीचेस टू ऑब्जर्वर आइज ड्यू टू डिस्पर्जन। जब डिस्पर्जन होता है और इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तब जो 7 कलर निकलती है वो विजिबल होती है, जो कि हम लोग के आईज जो होते हैं वो डिटेक्ट कर लेते हैं। रेड कलर अपीयर ऑन द टॉप एंड वायलेट कलर अपीयर ऑन द बॉटम। तो रेड कलर जो होता है वो सबसे ज़्यादा टॉप पे रहता है, सबसे ऊपर रेड कलर रहता है, फिर उसके बाद सबसे नीचे जो होता है वो वायलेट कलर होता है। तो आप देख लीजिए क्या आ गया टॉपिक कि यही जो रैम्बो ड्रॉपलेट है, मतलब रैम्बो जैसे फॉर्म होता है जो ड्रॉपलेट्स है वो यही है। तो ये जो देखिए कहाँ से आ रहा है, सनलाइट यहाँ आ रहा है, ठीक। सनलाइट से कलर गया अंदर, एक इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन यहाँ पर रिफ्लेक्शन अभी नहीं हो रहा, फिर रिफ्लेक्शन होगा तो वो जो 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगा। आई होप कि यू गॉट इट। तो पहला पॉइंट एट ए पे हम लोग का क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन टेक प्लेस। तो ए जो पॉइंट है वहाँ से हम लोग का जो वाइट लाइट है वो इंटर कर रहा है और डिस्पर्ज हो रहा है अलग अलग कलर में, और जो बी पॉइंट है वहाँ से इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन।
टेक प्लेस हो रहा है, वहाँ पे वो चीज़ हो रहा है। और जो सी पॉइंट है यहाँ पे आपका रिफ्रैक्शन डिस्पर्जन टेक प्लेस हो रहा है। ठीक, अब आपका आ गया है कुछ टर्म्स है जो कि आपको 3 मार्क या तो 2 मार्क में पूछे जा सकते हैं। पहला पॉइंट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब एटमॉस्फेरिक में हम लोग को क्या क्या रिफ्रैक्शन देखने को मिलते हैं। अपीयर स्टार पोजीशन, स्टार का पोजीशन देख लेते हैं जो कि हम लोग को कुछ अलग दिखाई देता है, ट्विंकल करता है। इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। जो ये किस लिए होता है, जब स्टार का लाइट जो होता है वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो उसमें रिफ्रैक्शन होता है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि द टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कीप वेरिंग हेंस वी हैव डिफरेंट मीडियम। तो इसमें होता क्या है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में कि आपको पता ही है कि जो वार्म गैस है, हॉट गैस है और जो कोल्ड गैस है वो ऊपर नीचे रहते हैं, सब लेयर में रहते हैं। और जो हल्की हवा है वो ऊपर रहती है, जो भारी हवा है वो नीचे रहती है। तो आपको ये भी पता होगा कि सब एक लेयर बनाए, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब लेयर है एक को। तो जब लाइट वहाँ से क्रॉस करती है तो रिफ्रैक्शन होता है। इसको ही हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन करते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें वो टकरा कर रिफ्रैक्ट होते रहते हैं। अब डिस्टेंस स्टार एक्ट अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। जो दूर के स्टार है, मतलब कि जो ज़्यादा दूर है, वो सब क्या होता है पॉइंट सोर्स, एक बिंदु के आकार के लगते हैं। और व्हेन द स्टार लाइट एंटर द अर्थ एटमॉस्फेरिक अंडरगो रिफ्रैक्शन क्लोजली ड्यू टू चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो आपको पता होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं और जो ग्लास प्रिज्म से निकलता है उसमें क्या होता है। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इसमें भी वही कंसेप्ट यूज किया गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जब स्टार लाइट जो होती है वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करती है तब वहाँ पे रिफ्रैक्शन होने लगता है। रिफ्रैक्शन कैसे होता है, जब चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, यानी कि स्पीड ऑफ द रिफ्रैक्शन चेंज हो जाएगा। अब स्पीड ऑफ द लाइट चेंज हो जाएगी फ्रॉम रेयर टू डेंसर। जब वो रेयर से डेंसर में आएगा, जब ज़्यादा घने में आएगा, घन में जाएगा, तो वो सब ज़्यादा बेंड होते हैं नॉर्मल की तरफ। ड्यू टू this the apparent position of the star is different from the actual position। इस कारण से हमको जो इमेजिनरी जो पोजीशन है, हमको एक्चुअल पोजीशन न दिखकर उसका एक इमेज दिखता है। द स्टार अपीयर हायर देन द एक्चुअल पोजीशन। जो हमारा स्टार होता है वो ज़्यादा एक्चुअल पोजीशन पे हम लोग को ज़्यादा नहीं दिखता है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है कि स्टार है, ये हमारा अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर है। अब यहाँ पे स्टार लाइट यहाँ से आ रहा है, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है धीरे धीरे। जैसे कि यहाँ पे एक सरफेस है, ये नॉर्मल हो गया, तो ये यहाँ ना जाकर इस साइड पे आ रहा है, इस साइड पे आ रहा है, तो इसको ये सामने दिखेगा ना, इसको लगेगा कि ये स्टार जो यहाँ खड़ा रहेगा, जो बॉय रहेगा, वो उसको लगेगा कि स्टार इसी पोजीशन पे है, जबकि वो उस पोजीशन पे ना रहकर इस पोजीशन पे रहता है। अब हम लोग एक फिनोमिनन पढ़ने वाले हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। स्टार क्यों टिमटिमाते हैं? इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। डिस्टेंस स्टार एक लाइक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। जो दूर के, जो ज़्यादा दूर रहते हैं स्टार, वो एक पॉइंट के साइज के दिखते हैं। एज द बीम ऑफ सनलाइट स्टारलाइट की deviating from the path the apparent position of star keeps on changing because physical condition of earth's atmosphere is not stationary। तो ये भी आपको वही पॉइंट दिख रहा है कि हमेशा ऊपर के जो सरफेस है, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर हैं, उसके जो गैसेस जो होते हैं, ये मान लीजिए हमारा एटमॉस्फेयर है, ये उसके ऊपर वाला लेयर है, मतलब कि ज़्यादा गैसेस हैं इसमें, तो ये गैसेस
इधर कभी ट्रैवल करेंगे, कभी इधर ट्रैवल करेंगे, फिर से इधर ट्रैवल करेंगे। तो ये इस कारण हमारा जो एटमॉस्फेरिक सनलाइट आ रहा है, यहाँ मान लीजिए स्टार है, इधर स्टार है तो स्टार से यहाँ तक लाइट आ रहा है, लाइट आके इस साइड इधर जा रहा है लाइट, मतलब कि इधर एटमॉस्फेयर हो रहा है, फिर उसके बाद इधर हो रहा है एटमॉस्फेयर, फिर हम लोग क्या पे आएगा। तो यानी कि हमेशा चेंज होता रहता है, पाथ जो रहता है वो चेंज होता रहता है कंडीशन, फिजिकल कंडीशन के थ्रू। हेंस द लाइट, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटर्स आवर आईज फ्लक्चुएट, सम टाइम ब्राइट एंड सम टाइम फेंट। तो इस कारण हमको जो लाइट दिखता है, स्टार लाइट जो दिखता है, वो कुछ टाइम तो हमको बहुत ज़्यादा शाइन करता हुआ दिखेगा और कुछ टाइम हमको डल दिखेगा। दिस इज ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार। अब एक चीज़ हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है वाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। तो जो प्लैनेट होते हैं क्यों ट्विंकल नहीं करते हैं, मतलब क्यों टिमटिमाते नहीं, क्योंकि स्टार भी टिमटिमाता है, तो प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं। तो ये क्वेश्चन बन जाता है। द प्लैनेट्स आर क्लोजर टू अर्थ। प्लैनेट जो होते हैं वो हमारे अर्थ के बहुत ज़्यादा पास में है, स्टार से तो कंपेयर टू स्टार प्लैनेट बहुत ज़्यादा पास है। सीन एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट ही नहीं है। द कलेक्शन, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ large number point size source of light, therefore the total amount of light entering our eyes from the all individuals point source will nullify the twinkling effect। तो इसमें बोला क्या गया है कि जो हमारा प्लैनेट है वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं और उसमें न तो एटमॉस्फेरिक न उसमें से हमारा लेगुमिनियस ऑब्जेक्ट नहीं है हमारा प्लैनेट, आपको पता ही होगा, क्योंकि उसमें से लाइट प्रोड्यूस नहीं होती। हमारा जो सन है उसके थ्रू उसमें जो प्लैनेट्स है उसमें लाइट जाती है तो वो रिफ्लेक्ट करके आती है। तो और वो इतने बड़े होने के कारण जो हमको उतना उसमें रिफ्रैक्शन नहीं दिख पाता है, जबकि जो स्टार्स रहते हैं वो पॉइंट साइज में रहते हैं तो वो ट्विंकल कर सकते हैं, मतलब करते हुए हमको दिखते हैं। जो हमारा जो आईज है वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है जब वो प्लैनेट जो होता है वो इतना बड़ा है। एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन हर साल आता है लगभग के, एवरेज इसका बहुत ज़्यादा है। ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, देख सकते हैं आप। फिर उसके बाद सन हम लोग का ये है एक्चुअल सन, यहाँ से जब जाएगा ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब जाएगा तो ये आपका हो जाएगा इसका नॉर्मल, तो इसको सीधा इधर निकल जाना चाहिए, बट ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। जब ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा तो हमारी जब आँखों पे पड़ेगा तो इसका लाइट तो हमको ये यहाँ पे दिखेगा, एक्चुअल अपेरेंट सन जो रहेगा, इमेज जो रहेगा वो हमको यहाँ दिखेगा। तो ये हमको देखना नहीं है। आपको ये क्वेश्चन क्या पूछता है कि जब 2 मिनट पहले हमको सनलाइट दिख जाता है, 2 मिनट पहले दिख जाता है और 2 मिनट बाद हमको सनसेट दिखता है, 2 मिनट बाद हमको सनसेट दिखता है, क्यों होता है देख लीजिए। क्या होता है इसमें कि जब हमको जो एक्चुअल पोजीशन है वो हमको नहीं दिख पाती है। दिस इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कारण होता है, बट इसमें रीजन अलग है। बिकॉज ऑफ सन इज विजिबल टू about 2 minutes earlier than the actual sunrise has 2 minutes and 2 minutes after than actual sunset। तो हमको 2 मिनट पहले ही दिख जाता है कि एक्चुअल जो सनराइज हो रहा है, बट वो होता नहीं, 2 मिनट बाद में होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा सन रहता है उसी के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है जो सनलाइट है और हमको उसका अपेरेंट इमेज दिखता है। और ऐसे वो सनसेट के टाइम भी यही चीज़ होती है। अपेरेंट फ्लैटरिंग ऑफ द सन्स डिस्क, द सनसेट एंड सनराइज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और इस साल का टिंडल इफेक्ट तो कट गया है चैप्टर में से। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हम लोग को टिंडल इफेक्ट नहीं पढ़ना है,
हाँ ये पढ़ सकते हैं कि वाई क्लाउड्स अपीयर वाइट, हम लोग को क्लाउड जो होता है वो वाइट क्यों दिखता है। देखिए इसका भी बहुत ही इजी सा सॉल्यूशन, बहुत ही इजी सा आंसर है। द साइज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट स्कैटरिंग पार्ट इफ पार्टिकल इज वेरी लार्ज हैंस स्कैटर्ड ऑल वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑलमोस्ट इक्वली। सिंपल्स था कि जो साइज होता है हम लोग को वाटर ड्रॉपलेट का वो पार्टिकल में होता है ना छोटा, और वही चीज़ जब ढेर सारे जुड़ जाते हैं पार्टिकल्स जो होता है वाटर ड्रॉपलेट्स का वो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और वो स्कैटर्ड ऑफ वेवलेंथ लाइट मोस्ट इक्वल, सब जो लाइट होते हैं उस सबको एक ही में इक्वली में रिफ्रैक्ट करते हैं, स्कैटर्ड करते हैं, तो इसलिए वो वाइट कलर से नहीं और कोई कलर में नहीं बदलता है। वाई कलर इज स्काई इज ब्लू, वाई कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, क्या होता क्यों हम लोग का कलर जो होता है वो ब्लू दिखता है स्काई में। तो इसको मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा कि जैसे ही आपका अर्थ हो गया, ठीक अर्थ हो गया, फिर उसके बाद जब ये एटमॉस्फेयर है यहाँ से हम लोग का लाइट आ रहा है, बहुत ही दूर डिस्टेंस है सन का, आपको पता ही होगा बहुत ही दूर ज़्यादा डिस्टेंस है। तो यहाँ से जब लाइट आ रही है तो सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, वायलेट का होता है सबसे कम वेवलेंथ। तो जो वायलेट होगा और सबसे ज़्यादा किसका होता है, रेड का होता है। तो रेड जो होगा वो कम स्कैटर करेगा, कम स्कैटर यानी कि उसका वेवलेंथ ज़्यादा है। मान लीजिए यहाँ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, एटमॉस्फेरिक हो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक, तो वो आराम से यहाँ से निकल जाएगा, जबकि जो हमारा वो छोटा मतलब कि जो वायलेट है वो यहाँ से क्रॉस होकर नहीं निकल पाएगा क्योंकि इसका वेवलेंथ छोटा होता है, कहीं ना कहीं वो स्कैटर हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो स्कैटर हो जाएगा। तो इसलिए वो हमको जो रेड लाइट होती है वो डायरेक्ट हम लोग क्या पड़ती है, और जो ब्लू लाइट होती है वो स्काई में ही स्कैटर हो जाती है। तो देख लीजिए अकॉर्डिंग टू रेले तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट अल्फा 1/4 वेवलेंथ। तो इसका मतलब ये है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिक्रीजेज इंक्रीजिंग ऑफ वेवलेंथ, जितनी लंबी वेवलेंथ रहेगी मतलब जितनी ज़्यादा वेवलेंथ रहेगी उतना वो कम स्कैटर्ड होगा, जितना कम वेवलेंथ रहेगा उतना ज़्यादा स्कैटर होगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए खो इसमें बनता है, इफ देयर इज नो अर्थ एटमॉस्फेयर व्हाट हैपन टू स्कैटरिंग फेनोमेनन, देयर विल बी नो स्कैटरिंग एंड स्काई अपीयर विल बी डार्क। तो यहाँ पे कुछ लाइट स्कैटर ही नहीं होगा, जैसे कि स्पेस में हम लोग का डार्क दिखता है वैसे ही अर्थ पे भी होगा, जब हम लोग का अर्थ पे एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तब। तो अब का क्वेश्चन आ जाता है, अब क्या क्वेश्चन है, हाँ तो अब देख लीजिए द कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट, जो कलर होता है वो रेडियस ब्राउन कलर का होता है, क्यों होता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। और उस टाइम जो हम लोग का जो सन रहता है वो हॉरिजॉन्टल रहता है, जैसे यहाँ पे हम लोग का अर्थ है और ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन हम लोग का सन रहता है, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है यानी कि हमारा जो रेड लाइट है वो ज़्यादा स्कैटर नहीं कर पा रहा है। और अगर यहाँ पे टॉप पे आ जाएगा तो वो हमेशा वाइट ही दिखेगा क्योंकि कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। वही चीज़ यहाँ लिखा है, आप उसको पढ़ सकते हैं, लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। फिर इसके बाद डेंजर सिग्नल पे हमेशा रेड कलर ही क्यों लगाया जाता है, ये क्वेश्चन है। रेड कलर स्कैटर एट लीस्ट एंड व्हेन स्ट्राइक्स द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ फॉग एंड स्मोक बिकॉज इट हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ विजिबल स्पेक्ट्रम, hence at large distance also we can see the red color clearly। तो इसमें ये बोला गया कि जैसे देख लीजिए जब आप ठंडियों के मौसम में जब फॉग होता है या तो कहीं पे आपको स्मोक दिखता है तो रेड कलर का साइन इसलिए लगाया जाता है कि रेड कलर स्कैटर्ड नहीं होता है। जब फॉग के पार्टिकल्स हो जाएंगे तो ब्लू कलर का कम वेवलेंथ है तो ज़्यादा स्कैटर हो जाएगा, और जो रेड कलर होगा वो उससे बचते बचते हम लोग के आँख पे डायरेक्ट आके गिरेगा, फॉल होगा, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाते बिना स्कैटर हुए।
एट नून सन अपीयर वाइट। अभी मैंने बताया कि किस लिए सन अपीयर, जब कम डिस्टेंस कवर करेगा, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ये ज़्यादा डिस्टेंस है। अब जब यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो ये कम डिस्टेंस हो जाएगा, तो इसलिए वो स्कैटर्ड नहीं कर पाता, लेस स्कैटर्ड होता है। तो अब हम लोग का चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आप इसको एक बार फिर से पढ़ सकते हैं, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है नोट्स का, और आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल ही फ्री है। और मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूँगा, और टॉपर सीरीज की नेक्स्ट चैप्टर अगले दिन चलेगी, तो यहाँ पे आप हर रोज़ ज्वाइन होकर एक लेक्चर देख लिया करिए, क्योंकि आपको पूरे नॉलेज आएगी उस चैप्टर के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।